हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आई एम राफत खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 12th का देखो डेट शीट रिलीज हो गई है और ऐसे सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अब जो 12-13 दिसंबर है, यहाँ से हमें आगे के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं वहाँ तक का प्रिपरेशन कैसे रखना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, जिसका आपको ध्यान रखना है कि अब अभी से लेकर भी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आपने पूरा सेशन भर नहीं पढ़ा है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि चलो ठीक है मैं अब से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं कैसे स्कोर करूंगा, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, मुझे थ्योरी पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, है ना। जो भी आपकी क्वेरीज है, बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे बच्चे कुछ स्ट्रेस ले लेते हैं जो कि सही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखा है जो अभी से इस टाइम से पढ़ के भी बोर्ड एग्जाम में 90s में मार्क्स लेकर आए हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस लेने वाला केस तो जो है वो हट गया, बिकॉज स्ट्रेस लेके कोई आउटपुट नहीं आएगा। अभी से भी अगर हम लोग स्ट्रेटेजी चालू करें, देखें कि कैसे हमें पढ़ना है, तो एग्जाम तक आप अच्छे से मार्क्स कवर कर सकते हो और मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट में कर सकते हो। फिजिक्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ्स में, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, साइंस में, उसमें आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि अभी से हम लोग आगे कैसा पढ़े। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो कि एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी होंगी अभी से हमारी वो क्या होंगी स्ट्रेटेजी। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी जो स्ट्रेटेजी है, और स्पेशली मैथ्स में जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि अभी से लेकर आप आगे क्या करो, सिर्फ टेस्ट सीरीज दो। क्या करना है आपने, सिर्फ टेस्ट सीरीज देना है। जितनी टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं हर वीक दो। हर वीक में लगभग टेस्ट सीरीज हो रही है, उसमें इंग्लिश का पेपर होता है, मैथ्स का होता है, फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है, सारे पेपर हो रहे हैं। ठीक है, तो 3 आवर्स का जो आपका पेपर हो रहा है, 80 मार्क्स का, वो पेपर आप अटेम्प्ट करो। इससे क्या फायदा होगा आपका, इससे जो बेसिकली फायदा होने वाला वो ये है कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या है, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। और मैथ्स में जो सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका ये होता है, वो यही होता है कि थ्योरी कम पढ़ी जाए, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए जाए। क्योंकि थ्योरी क्या होती है, लिमिटेड होती है, बट उसको ट्विस्ट करके बोर्ड में आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज से आपका रिवीजन होगा, आपको ये समझ में आएगा कि 3 आवर्स में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बोर्ड में कितने हैं, 38। तो आपको ये क्लियर होगा 38 में से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो 3 आवर्स में, आपका रिवीजन हो जा रहा है। दूसरी बात आपको ये समझ में आएंगी कि कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन नहीं बन रहे। ठीक है, तो आपको वो भी चीज समझ में आएगी कि ये टॉपिक मेरा बहुत ज्यादा टफ जा रहा है मुझे, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल बच्चों को थोड़ा नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो रिलेशन के क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें थ्योरी पार्ट रहता है, लिखना रहता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, तो वो बच्चों को नहीं आता। तो हर इंडिविजुअल जो स्टूडेंट होता है उसकी एक अलग स्ट्रेटेजी होती है कि उसको कौन से चैप्टर टफ जा रहे हैं और कौन से चैप्टर वो इजीली कर पा रहा है। तो वो सारी चीजें आपको ये टेस्ट सीरीज से क्लियर हो जाएंगी कि आप कहाँ स्ट्रांग हो, कहाँ वीक हो। फिर साइड बाय साइड क्या करो, टेस्ट सीरीज के अलावा आपके पास जो टाइम बच रहा है उसमें आप वो जो आपके वीक चैप्टर है, तो अपने टीचर से या आप मुझे भी बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक मेरा टफ है, मुझे नहीं बन पा रहा, तो आप इस पे कुछ वीडियोस बना दीजिए। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद आपका, आपने टॉपिक देख लिया, आपका रिवीजन हो गया, 3 आवर्स में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, और आपका पूरा एक अच्छे से रिवीजन यहाँ पे हो जाना है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट देखो, आप टेस्ट सीरीज के साथ जो टाइम बच रहा है उसमें करो फॉर्मूले। सबसे ज्यादा जो बच्चों को पीछे लेके जाता है वो लेके जाता है फॉर्मूले, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। ये आप रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम। रिवाइज करने का मतलब है लिख के देखो, ओरल रिवाइज नहीं करना। कैलकुलस, कैलकुलस के जो फॉर्मूले वो आपको लर्न होनी चाहिए। कैलकुलस में दोनों के, डिफरेंशियल कैलकुलस के भी फॉर्मूले आना चाहिए आपको, और डिफरेंशियल कैलकुलस के भी आ जाए फॉर्मूले आपको, और साथ में जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसके भी आपको फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको फॉर्मूले तो ऐसे आना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके फॉर्मूले ये हर जगह लगते हैं लगभग 12th में। ठीक है, कैलकुलस में लगते हैं, 35 मार्क्स का कैलकुलस है। अगर आपके फॉर्मूले अच्छे हैं तो यहाँ से आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो एक हो गया आपको टेस्ट सीरीज देना है, दूसरा हो गया आपको फॉर्मूले लर्न करना है, तीसरा
आप ये दो चीज हो जाने के बाद अगर आपके पास और टाइम है, जो कि रहना ही चाहिए, ऑप्शनेबल नहीं हो सकता वो, तो वो टाइम में आप करोगे केस स्टडी क्वेश्चन की प्रैक्टिस। देखो केस स्टडी क्वेश्चन ना अच्छे आते एग्जाम में, और इसके साथ आप क्या करो, एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करो। और एमसीक्यू में दोनों चीजें आ गई, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ गए और उसके साथ आपके एजर्शन रीजन के भी क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप केस स्टडी कर रहे हो तो आप दो चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना। एक तो एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा आप यहाँ से कर रहे हो तो इसके साथ एक और चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये मेन ऐसे टॉपिक है, ऐसे जरूरी नहीं है कि यहीं से आएंगे, लेकिन मेजर जो क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये दो जगह से ही पूछते हैं। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके साथ हमें और भी प्रैक्टिस करना है तो वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, तो अभी से लेके एग्जाम तक का आपका जो शेड्यूल होना चाहिए एज पर माय एक्सपीरियंस, वो तो यही होना चाहिए कि सबसे ज्यादा फोकस है आपका टेस्ट सीरीज पे, उससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और मार्क्स का चिंता बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अभी से भी करने के बाद बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो रिवीजन हो गया टेस्ट सीरीज से, फॉर्मूले आपके करना है, कहाँ कहाँ पे आपको इश्यू आता है वो सारी चीजें देख लेना है। और फिर थर्ड जो है वो आपको केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसमें ज्यादा कहाँ देखना है आपको कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और आपका प्रोबेबिलिटी, यहाँ के क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं कि नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम देख रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के समटाइम्स कहीं से आ रहे हैं, तो वो बात की बात है। ठीक है, तो ये तो है अभी से लेके एग्जाम तक की आपकी जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो। अब हम लोग देख लेते हैं कि आप जो पेपर लिखोगे वो पेपर का प्रेजेंटेशन आप कैसा देने वाले हो। ठीक है, तो एक बार वो चीज को भी समझ लो कि अभी जो एग्जाम होंगे उसका जो पेपर प्रेजेंटेशन होगा वो क्या होना, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मैटर करता है, टीचर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं आपको, कि जब कोई टीचर पेपर चेक कर रहा है तो सबसे पहले अगर टीचर पे कोई इंप्रेशन जाता है स्टूडेंट का, तो वो जाता है उसकी हैंड राइटिंग से। कैसे जाता है? हैंड राइटिंग से। प्रेजेंटेशन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आप पेपर प्रेजेंट जब कर रहे हो, मतलब जब पेपर लिख रहे हो, तो सबसे पहले जो टीचर की नजरों में इंप्रेशन जाएगा आपका वो कैसे जाएगा? हैंड राइटिंग से। अब हैंड राइटिंग हम ऐसा नहीं बोलते कि बहुत ज्यादा आपकी अच्छी होना चाहिए, बट ऐसी हो कि टीचर इसको समझ पाए, इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, टीचर आपकी हैंड राइटिंग को इजीली अंडरस्टैंड कर पाना चाहिए। मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा एकदम अच्छी हो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी हैंड राइटिंग ना हो जो समझ में ना आए। उसके बाद हैंड राइटिंग के साथ दूसरा आता है डायग्राम। अगर कहीं डायग्राम की जरूरत है, किसी चैप्टर में अगर जरूरत है, तो आपका डायग्राम जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तो डायग्राम भी जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो हर चीज वहां पे मेंशन करो कि आपने किस चीज को क्या लिया है। तीसरा आ जाता है यूनिट्स, स्पेशली एओडी के जब क्वेश्चन कर रहे हो आप, एप्लीकेशन वाले जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कर रहे हो, तो यहाँ पे जब भी आप एरिया निकाल रहे हो या फिर कुछ रेडियस फाइंड कर रहे हो, कुछ वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो, तो उसकी यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। यूनिट आप नहीं लिखते हो तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है फिर। ठीक है, वो फिर डिपेंड करता है आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर यूनिट लिखा है नहीं लिखा उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट हो जाता है, उसके बाद आपके आंसर्स को क्या करना है? आंसर्स को ब्रैकेट में डालना है। ठीक है, आंसर्स को ब्रैकेट में रखना है। तो आंसर को ब्रैकेट में रखने से क्या हो जाता है, टीचर मेन चीजें ही देखता है आपकी, कि आपने फॉर्मूला लगाया, सब्स्टिट्यूशन लगाया, है ना, फिर आपका सब्स्टिट्यूशन से जो भी कैलकुलेट किया, फिर वैल्यूज पुट की, जो भी आंसर आया आपने ब्रैकेट में डाला। तो एक पैटर्न बना होता है। ब्रैकेट में लिखने से जनरली टीचर का जो मेन चीजों पे ध्यान जाना चाहिए वो वहीं पे जाता है, फिर टीचर उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर्स को चेक करता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। इतना कर लेने के बाद आपको अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो ये है कि देखो, कट मत करो ज्यादा। बच्चों की गलतियां बता रहे हैं हम, वो क्या करते हैं, कट कट करना अवॉइड करो, कट करना अवॉइड करना है।
ठीक है, कट करना अवॉइड करने का मतलब क्या, कोई क्वेश्चन है मैथ्स में, फॉर एग्जाम्पल आपको उस पर डाउट है तो उसको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट मत करो, उसको अटेम्प्ट करो आप लास्ट जो 1 आवर बचेगा आपके पास उसमें। आपको स्टार्टिंग के आवर्स में वही क्वेश्चन करने हैं जिसपे आप बहुत ज्यादा पूरे 100% कॉन्फिडेंट हो, और वो क्वेश्चन ऐसे लिखो स्टार्टिंग में, आपके 7-8 पेजेस स्टार्टिंग के ऐसे लिखे रहना चाहिए कि उसमें बिल्कुल कट किया हुआ ही नहीं हो, नहीं के बराबर आपने कट किया हो। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसा लिखे सोल्यूशन, नहीं ये गलत हो गया, फिर ऐसा कुछ लिखे 1 पेज, फिर ये ऐसा गलत हो गया। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, ये बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है टीचर पे। और स्टार्टिंग में तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करो। अगर आपको इतना ही डाउट है उसके ऊपर कि आप लिख रहे हो कट कर रहे हो, लिख रहे हो कट कर रहे हो, तो उसको लास्ट में करो। लास्ट के जो पेजेस रहते हैं ना, जब लास्ट लास्ट के आर बजते हैं उसमें जो टाइम है, उसमें ये सब सारी चीजें करो। स्टार्टिंग में आप पेपर को जितना अच्छे से लिखोगे, कम से कम कट करके, हैंड राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहे हैं हम, और ये वाला भी कट शट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये दोनों में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, आपको लिखना है कॉन्फिडेंट वाले जो है, आप जो क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट हो वाले क्वेश्चन, और उसके बाद आपकी हैंडराइटिंग मेंटेन करते चलना है। यूनिट्स का मैंने बता दिया आपको, आंसर को ब्रैकेट में डालना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी चीजों का आपको पेपर प्रेजेंटेशन के टाइम पे ध्यान रखना है। एक चीज और है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो हमें पेपर में करने से अवॉइड करना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ आपको फील होता है कि हाँ ये ऐसी मिस्टेक्स है जो हमने एग्जाम में नहीं करना चाहिए, आपको इस बारे में कुछ लगता है, तो आप बताओ मुझे, ठीक है। उस पर एक वीडियो बना देंगे, उस पर वीडियो हम जब बनाएंगे तो थोड़ा ऐसा बनाएंगे कि आपका जो एग्जाम का पर्सपेक्टिव है उसको, और जो आपके मार्क्स है वो अच्छे बढ़ के आए, क्योंकि जो सिली सिली मिस्टेक्स है जो पेपर में करते हैं हम लोग, उससे हमारे मार्क्स चले जाते। पूरा आपने अच्छे से लिखा, थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से मार्क्स चले गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो कॉमन बेसिक मिस्टेक रहेंगी आपकी आंसर लिखते टाइम, ठीक है, वो कौन सी मिस्टेक है, उसको कैसे अवॉइड करें, ये सारे टॉपिक पे अगर आप चाह रहे हो वीडियो बने तो मुझे ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।